नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो विपक्षी खेमा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, अब वही पछता रहा है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पछता रही है, अपना माथा फोड़ रही है कि हम ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए। दोस्तों, क्या आखिर क्या कारण है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इतनी पछता रही है। दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे मणिपुर मुद्दे के बारे में कि ये लोग लगातार विपक्षी खेमा हल्ला मचा रहा था, विपक्षी दल, विपक्षी गठबंधन के मणिपुर मुद्दे पर बात करें, नरेंद्र मोदी ही करें और किसी से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात करने आए, उसके बाद कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख थी। और किस तरह जब मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने आए, उसके बाद पूरा विपक्षी खेमा दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने के लिए मणिपुर मुद्दा उठा रही है, जो मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार यहां पर हरियाणा के नूह में, मेवात में जो दंगे हुए हैं उनको उठा रही है, जो अन्य राज्यों में हो रहे दंगों को उठा रही है, जहां पर भी बीजेपी प्रशासित प्रदेश है वहां पर कोई ऐसी चीजें हुई है उनको उठा रही है। उस कांग्रेस पार्टी का इतिहास खोलकर देखेंगे। उस कांग्रेस पार्टी के इतिहास से आपको रूबरू कराऊंगी कि किस तरह इस कांग्रेस पार्टी का काला सच है, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दंगों के दोषियों को सारी चीजें सामने के आने के बाद, जांच होने के बाद जो दोषी थे उनको दोषी कहने में भी डरती रही और अपने वोट बैंक के चलते उन दोषियों के बारे में चुप रही, कभी कुछ नहीं बोली, रिपोर्ट जांच ही आने के बाद। दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे राहुल गांधी की कि जो विपक्ष राहुल गांधी के नाम पर बड़ी बड़ी दहाड़ मार रहा था कि शेर आया, जिसको समझा तो तोप का गोला, वो तो निकला फुस्सी बम। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इसके अलावा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के क्राउन प्रिंस, गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी को जब लॉन्च करने की बात होती है, यानी कि पहले हवा बनाई जाती है कि देखिए शेर आया, संसद में भी इस तरह से राहुल गांधी की एंट्री होती है। और इस मानसून सत्र में भी यही देखा जा रहा था कि जो भाषण होगा वो राहुल गांधी का सबसे ज्यादा दमदार होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इतने बड़े अपने संसद के ओहदे से हटने के बाद भी उसको बहाल कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी पूरे विपक्ष के लीडर के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी का तो भाषण ऐसा होना चाहिए था कि राहुल गांधी पूरे में समाही बांध देते। लेकिन दोस्तों, जब राहुल गांधी ने मुंह खोला तो जिसको समझा था तोप का गोला, वो तो फुस्सी बम निकला। राहुल गांधी फुस होकर रह गए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मणिपुर मुद्दा, जिस मणिपुर मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्षी खेमा हल्ला मचा रहा था और बच्चों जैसी जिद कर रहा था, मानसून सत्र चलने नहीं दिया जा रहा था। ये लोग कह रहे थे कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे मणिपुर मुद्दे पर, तब तक तो हम सत्र चलने ही नहीं देंगे। इनके लिए देश का कोई मोल नहीं है, इनके लिए देश के कार्य का कोई मोल नहीं है। इनका है कि भाई हम सत्र नहीं चलने देंगे। सिर्फ इन्हें मणिपुर मुद्दे पर बात करनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें जवाब दिया, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कहा कि मणिपुर मुद्दे के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं देश के विकास के लिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, लोगों का विकास हो, आईटी क्षेत्र में विकास हो, अन्य क्षेत्रों में विकास हो, हर चीज के मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या चाहिए था कि बीजेपी सरकार को घेरना है। दरअसल ये सत्र शुरू होने से एक दिन पहले वो वीडियो आ गया जिसमें दो महिलाएं दिखाई गई, जिनके साथ बदसलूकी मणिपुर में की गई, जिसके बाद विपक्ष को क्या था, विपक्ष को महिलाओं की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष को ये था कि वाह, हमें तो मुद्दा मिल गया, अब तो हम इसके लिए बीजेपी सरकार को घेरेंगे, नरेंद्र मोदी को घेरेंगे, हम तो इस मुद्दे को जाने ही नहीं देंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चारों तरफ दीवार खड़ा कर देंगे, चक्रव्यूह बना देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी भी वो व्यक्ति हैं जो इस चक्रव्यूह का भेदना जानते हैं और नरेंद्र मोदी ने वही किया,
ईंट का जवाब इन लोगों को पत्थर से दिया। लगातार नरेंद्र मोदी ने इन पर तंज कसते कसते इतनी बातें, इतिहास इनको याद दिला दिया कि इनके कानों से खून बहने लगा कि अरे ये इतिहास तो हमें पता ही नहीं था। इन लोगों को भी ये इतिहास नहीं पता था। ऐसे ऐसे बहाने ऐसे दिखाई दे रहे थे इनके चेहरे, और इनके जो फेस थे विपक्षी दलों के, इनके जो है फेस की चमक ही चली गई। दोस्तों, ये लोग लगातार कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो मणिपुर का विकास ही नहीं होने दे रहे, दंगे करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इन तीखे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया को कोट किया, जिसमें कहा कि उन्होंने नेहरू पर सीधे सीधे इल्जाम लगाया था कि नेहरू नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होने दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने भी इस तरह इतिहास कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया कि 1966 में मिजोरम का वो शहीद दिवस याद कीजिए, जो मिजोरम आज भी शहीद दिवस मनाता है। दरअसल 1966 में एयरफोर्स के द्वारा कांग्रेस की सरकार में एयरफोर्स से मिजोरम पर गोले बारूद गिराए गए, हमले कराए गए, जिसकी जो झनक है, जिसके जो आहत है, जिसके जो निशान है, आज भी मिजोरम के लोगों के दिलों पर लगे हुए हैं। और मिजोरम के लोग आज भी इस दिन को 5 मार्च 1966 को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। मणिपुर मुद्दे पर मोदी को घेर रहे थे ये लोग। मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में 1993 में 750 के करीब लोग मारे गए, वो भी मणिपुर दंगों में। तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की मणिपुर में भी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में भी सरकार थी। उन मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करते, ये लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जनता तो पागल है, जनता को मोदी के नाम पर भड़काएंगे, जनता भड़क जाएगी, जनता को तो कुछ पता ही नहीं है। कचदीहू, भारत के जितने भी हिस्से दूसरे देशों के पास गए हैं आजादी के बाद, वो सब कांग्रेस की सरकार के दौरान गए। कचदीहू को जाने दिया। इसके अलावा अन्य कई इलाके, चीन ने हमारे बॉर्डर पर बहुत आगे तक आकर कब्जा कर लिया, चीन के बॉर्डर पर, वो सारी चीजें ये भूल जाते हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी सरकार है जिसने इमरजेंसी लगाई, और ये इमरजेंसी लगाने वाली सरकार, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी देश में डेमोक्रेसी की बात करती है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। क्या अपनी दादी से कभी राहुल गांधी ने पूछा था कि आपने जो इमरजेंसी लगाई वो क्यों लगाई और क्या था उसका पर्पस? किस तरह लोगों को कैद कर दिया गया, किस तरह जबरन लोगों को जेल में डाला गया? नहीं, यहां पर ये लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं तो मोदी सरकार पर, सवाल उठाते हैं तो केंद्र सरकार पर। इन लोगों को लोगों का विकास, देश का विकास कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी जी ने हंसते हुए दिए। और दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार कह चुकी हूं कि जब ये पिछली बार जिस तरह से ये लोग 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भारी संख्या में उनकी जो वोट थे, उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई थी, और ये उनके लिए एक लकी चार्म साबित हुआ था। वही बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कही कि भैया 2018 में भी तुम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा लकी था। अब तुम साल 2023 में लाए हो तो 24 भी मेरे लिए बहुत ही लकी होगा। इसके लिए अब तुम प्लीज कृपया करके साल 2028 में भी ले आना, तो मेरा लकी चार्म और आगे तक जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इनकी चुटकी लेते हुए एक के बाद एक वार किए। दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की उस तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी हमेशा ही अपने आप को वैसे तो दिखाती है कि मैं देश के हित में हूं, लेकिन देश के हित के साथ कितनी बड़ी बुरी चीज की थी इन्होंने, इनका काला सच, इनका काला चेहरा आज आप लोगों के सामने रख ही देती हूं। दोस्तों, तुष्टीकरण की राजनीति, जिसमें सबूतों को दबाया गया, जिसमें दोषियों को दोषी कहने से डरा गया या फिर उन्हें बचाया गया, ये तमाम सवाल आज भी जनता के मन में मौजूद हैं। दोस्तों, 13 अगस्त 1980 ईद का दिन, ये इस दिन हिंसा हुई मुरादाबाद में। एक ईदगाह में 70,000 लोग इकट्ठे हुए, जिसके बाद हिंसा ऐसी बढ़ गई कि 84 लोगों की मौत हो गई और 112 घायल हुए। दोस्तों, ये हिंसा पूरी प्री प्लान्ड थी। प्लानिंग कैसी, जो कि यहाँ पर जांच में भी सामने आ गई। प्लानिंग थी कि 12 अगस्त को FIR दर्ज कराई गई मुगलपुरा थाने में। यहाँ पर ये जो मुगलपुरा थाने में जो FIR कराई गई, वो कराई गई हामिद हुसैन के द्वारा।
इसके अलावा कहा गया कि जो वाल्मीकि समाज है वो यहाँ पर हमें मारने की धमकी दे रहा है। ये सारी चीजें प्री प्लान थी, क्योंकि इनका जो सोच थी दोस्तों वो ये थी कि दंगे हम कराएंगे, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में चीजें सामने आएंगी, दंगे हो जाएंगे, तो पूरा दोष वाल्मीकि समाज पर डाल देंगे कि जी इन्होंने हमें मारने की धमकी दी थी और हमारे साथ दंगे किए गए। दोस्तों इसके अलावा जो कटहर थाना में एफआईआर कराई गई फजूल रहमान के द्वारा, ये दोनों ही जो एफआईआर थी फर्जी थी, जिसमें वाल्मीकि समाज को दोषी बनाना था। दोस्तों इसमें दो लोग थे जिन्होंने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी, वो थे डॉक्टर शमीम अहमद खां और जो कि मुस्लिम लीग के व्यक्ति थे, वही मुस्लिम लीग जिसको यहाँ पर राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छी पार्टी बताते हैं, जिसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, वही मुस्लिम लीग। दोस्तों इसके अलावा हामिद हुसैन, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, पूरी प्लानिंग की। दोस्तों इसमें जो नमाज पढ़ने के लिए ईद के दिन 70,000 के करीब लोग ईदगाह में इकट्ठे हुए, तो उसके बाद अफवाह फैला दी गई कि बीच में वाल्मीकि समाज ने हमारे बीच में सूअर छोड़ दिया है और सूअर को इस्लाम में हराम माना जाता है, जैसा कि इन लोगों का कहना है। इसलिए अफरा तफरी मच गई और दंगे हो गए। दंगे में हुआ यूं कि 84 लोग मारे गए और 112 घायल हो गए, जिसके बाद सरकार थी विश्वनाथ प्रताप की, जांच हुई, 1983 में जांच की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन कई बार वो कैबिनेट के पास गई, लेकिन कभी भी विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई। यानी कि कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति ये देखिए दोस्तों कि जांच हो गई है, रिपोर्ट आ गई है, लेकिन विधानसभा के पटल पर उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। उन दोषियों को दोषी करार ही नहीं दिया गया, उन दोषियों को कभी सामने नहीं आने दिया, उन दोषियों को बचाया गया। दोस्तों ये है तुष्टीकरण की राजनीति। ये थी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कि अगर हम इन दोषियों को सजा दे देंगे तो ये मुस्लिम समुदाय हमसे नाराज हो जाएगा और हमें वोट कैसे मिलेंगे। दोस्तों ये है काला सच कांग्रेस पार्टी का। खैर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में ये लोग सिर्फ मानते हैं कि गांधी परिवार ही सर्वोपरि है। होता यूं है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पार्टी का जो एक बड़ा प्रवक्ता होता है वो बात करता है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कहाँ थे? उन्हें तो कोई मौका ही नहीं दिया गया, जिसमें अमित शाह जी ने उनकी चुटकी भी ली और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी चुटकी ली कि भैया समय नहीं है तो हम बीजेपी के समय में, हमारी जो गठबंधन है उसके समय में से आधा घंटा तुम्हें देते हैं, तुम भी बोलो। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अधीर रंजन चौधरी को भी दिया गया समय, लेकिन इन्हें जो जब बात करनी है निकलता इन लोगों के मुंह से गंद ही है, गंद ही निकलता है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने व्यक्तिगत रूप से मोदी जी पर खूब वार पर वार की एक टिप्पणी की, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ तौर पर हंसते हुए ने ले लिया कि भैया तुम कितनी भी बुराई कर लो मेरे लिए तो अच्छा ही होती है, तुम जितनी मेरी बुराई करते हो मेरी लोकप्रियता उतनी बढ़ती है, तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। इन तमाम तीखे जवाबों के साथ इन लोगों के पूरे मुंह से जो है रोशनी चली गई, चमक चली गई। अधीर रंजन चौधरी ने व्यक्तिगत टिप्पणी की, इसलिए अधीर रंजन चौधरी पर तो एक्शन भी हो गया, क्योंकि भैया व्यक्तिगत टिप्पणी एक हद तक अच्छी लगती है। अधीर रंजन चौधरी को मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उसके बाद पूरे विपक्षी खेमा सन्न पड़ गया और सारे उठकर चले गए, दुम दबा कर भाग गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दहाड़ इनके कानों तक पहुंचती, उसके बाद इनके कानों से खून बहने लगता। ये लोग सच्चाई नहीं सुन पाते क्योंकि ये लोग सच्चाई से दूर भागते हैं। ये झूठों की पार्टी है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर यह बात भी कही कि अरविंद जो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं उनका समर्थन करने के लिए आप विधानसभा में आ गए, लेकिन भाई अन्य जो मुद्दे हैं उन पर बोलने के लिए आप विधानसभा सत्र में नहीं आते हैं, लोकसभा सत्र में नहीं आते हैं। इस तरह की बात की क्या आप लोकसभा में समर्थन के लिए, यहाँ पर संसद में समर्थन के लिए कट्टर ईमानदार के कहने पर आ गए, लेकिन अन्य जो देश हित में मुद्दे हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी, ये पूरा विपक्षी जो खेमा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता राजनीति ही सर्वोपरि है। इनके लिए न देश की जनता है न देश का विकास है। इन्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता, भूख है तो सत्ता की, जिसमें ईंट का जवाब पत्थर से अब इन लोगों को मिल चुका है। और आशा करती हूँ इन लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये लोग इस तरह की बचकानी हरकतें कर देते हैं जिसके बाद
इन लोगों की खूब मजाक उड़ाया जाता है, खूब हंसी का ये पात्र बन जाते हैं जनता के बीच में। ये लोग सोचते हैं कि हम लोकप्रिय हो जाएंगे ऐसा करके, लेकिन ये अपनी और ज्यादा अलोकप्रियता बढ़ा लेते हैं। हमने देखा है कि इतने दशकों से चलते आ रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके खत्म होने की कगार पर है। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी देश में सर्वोपरि बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, जिसके आगे कोई अन्य पार्टी टिकती नहीं थी, अब वही कांग्रेस पार्टी अब दयनीय हालत में है, बहुत ही उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।